बाल बाल है जंकी सा बढ़िया लग रहा भाई। टोरा आ रहा नहीं आ रहा? टोरा आना चाहिए उस्ताद। ठीक है जी। तो दोस्तों आज की क्लास में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं उस्ताद, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। चैप्टर इज थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड वाला चैप्टर शुरू हो रहा है और दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। लगभग 2 से 3 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कराऊंगा। ठीक है, और बहुत बहुत दिमाग लगा के आप इस चैप्टर को समझना। और आज की क्लास में जो टॉपिक्स कराऊंगा मैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड कराऊंगा। लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं अभी ये माजरा क्या है इसके अंदर। तो ये जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड है आपको समझ में आ जाएंगे जब होगा। देखो, इस चैप्टर को समझने का तरीका है, जिस तरीके से ये चैप्टर तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है मैं उस तरीके से नहीं करा रहा। मैं उस तरीके से करा रहा हूं जिस तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ जी सब कुछ खत्म कर दिया लव सर ने। ठीक है, काफी सारे स्कूल में ऑलरेडी हो चुका होगा चैप्टर, ये मैं मानता हूं, लेकिन अब कर लोगे तो और ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा, बढ़िया तरीके से चैप्टर हो जाएगा। दोस्तों मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूं टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? कोई चीज, कोई सामान। गुड्स को कमोडिटी भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल लो आप। अब अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ गुड्स होती है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स होती हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर 5 टाइप्स ऑफ गुड्स कराऊंगा, ऐसी गुड्स जिनका जिक्र इस चैप्टर में किया हुआ है। तो पहले उनको क्रैक करते हैं। नंबर 1 पे लिखा है सब्स्टिट्यूशन गुड या सब्स्टिट्यूट गुड, कुछ भी बोल लो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इसको कॉम्प्लीमेंट्स भी बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स। वैसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या है यार? वो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी, मतलब मेरी तारीफ कर रही थी, है ना। सब्स्टिट्यूशन गुड या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कुछ भी बोल लो। ठीक है जी। फिर नॉर्मल गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं और गिवन गुड्स है। आपको पता लग जाएगा, एक एक का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद आपको नजर आएगा अरे हाँ यार ऐसी बातें तो चैप्टर में होती हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, आप मेरी बात सुनो। देखो जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स 2 गुड्स के उस जोड़े को बोलते हैं जब उन दोनों गुड्स को एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल कर सको तुम। 2 गुड्स का जोड़ा हो गया, जैसे कि चाय और कॉफी। चाय नहीं मिली तो कॉफी मिल जाए, कॉफी चल जाएगी। कॉफी नहीं मिली तो चाय चल जाएगी। पेप्सी और कोक, पेप्सी नहीं मिली तो कोक चल जाएगी। कोक नहीं मिली तो पेप्सी चल जाएगी। 7 अप और स्प्राइट, स्प्राइट नहीं मिली तो 7 अप, 7 अप नहीं मिली तो स्प्राइट, होता है ना। स्लाइस और माजा, माजा नहीं मिली तो स्लाइस, स्लाइस नहीं मिली तो माजा, या कुछ और भी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। लेकिन स्कूल के अंदर हल्ला है, बहुत ट्रेडिशनल एग्जांपल कराते हैं, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, इसके पीछे पड़े रहते हैं। एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं बोलूं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल हो जाती है। बच्चा इसको याद कैसे रखेगा? बाबू इसको याद रखो, ये रिप्लेसमेंट गुड है, यानी एक की जगह तुम दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो। अब जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था और जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का टीचर ने मुझे समझाया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स चाय और कॉफी की तरह होती है कि एक दूसरे की जगह पर आसानी से इस्तेमाल हो जाती है, ऐसे कुछ समझाया, तो मेरे को याद आया केमिस्ट की दुकान, फार्मेसी होती है ना जहां दवाई लेने जाते हैं। कभी कभी फार्मेसी पे दवाई लेने जाता था तो केमिस्ट कभी कभी ऐसा बोल देता था, भाई जो डॉक्टर ने ये दवाई लिखी हुई है ये तो मेरी शॉप पे नहीं है, लेकिन इसका मैं तेरे को सब्स्टिट्यूट दे देता हूं, या फिर बोलता था ऑल्टरनेट दे देता हूं। तो ऑल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट समझ गए ना, मतलब ये नहीं है इसके जैसी दूसरी दे देता हूं, कंपनी चेंज हो जाएगी, चीज सेम रहेगी, ऐसा कुछ बोलता था। ठीक है जी। तो दोस्तों लिखा भी है, these goods are those goods which can be easily used in place of each other, in place of each other। एग्जाम्पल के तौर पे टी एंड कॉफी एक एग्जाम्पल, पेप्सी एंड कोका कोला, पेप्सी एंड थम्स अप बना लो तुम्हारा मन करे तो, जो तुम्हारा मन करे वो एग्जाम्पल बना लो। उस्ताद फोटो के तौर पे आप देखना चाहो तो एग्जाम्पल काफी सारे तुम सेट कर सकते हो। ये तुम्हारी कॉफी और चाय, किसी को मन कर रहा है पीने का तो पी सकते हो, लेकर आया हूं। या ये गर्म पीने का मन नहीं है, ठंडा पी लो यार, कोई कोका कोला पी लो, कोई पेप्सी पी लो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। देखो जी, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है ना उसके अंदर एक खास बात होती है। अब मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा मुश्किल करूंगा। मैं मान लेता हूं गुड एक्स और गुड वाई, ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब इसमें सुनना मेरी बात, मैं यूं बोलता हूं कि गुड वाई, थोड़ा सा मोटा करता हूं इसको, और रंग यहां दूसरा लेता हूं। मैं कह रहा हूं प्राइस, ये लिखा है मैंने प्राइस ऑफ गुड वाई बढ़ गया। अब हमारे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कल्चर है नॉर्मल लेवल पे कि जब कोई चीज महंगी होती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं। तो गुड वाई कोई भी हो सकती है, पेप्सी, चाय वगैरह, तुम कुछ भी मानो, पेप्सी मान लेता हूं।
पेप्सी महंगी हो गई तो लोग पेप्सी कम खरीदेंगे, फिर पेप्सी की जगह कुछ तो खरीदेंगे, तो वो उसकी रिप्लेसमेंट यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकती है। तो जब पेप्सी महंगी होती है तो पेप्सी की जगह पर डिमांड बढ़ जाती है कोका कोला की। कोका कोला को मैंने एक्स बोल दिया, डिमांड का मतलब डी लिखा है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में दोस्तों एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। अगर पेप्सी सस्ती हो जाती तो पेप्सी को लोग ज्यादा खरीदते तो कोका कोला को नहीं खरीदते फिर, क्योंकि पेप्सी सस्ती हुई है ना। तो यहां पर देखो ऐसा बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। जब दो चीजें एक साथ बढ़ रही हो या दोनों चीजें एक साथ कम हो रही हो तो बोलते हैं उन दोनों चीजों के अंदर पॉजिटिव रिलेशन है। इसको डायरेक्ट रिलेशन भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या लिख दूं मैं, यहां लिख सकता हूं, व्हाइट कलर से लिखूंगा, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं, क्या होता है, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। ये मैंने पॉजिटिव लिखा है शॉर्ट में, पॉजिटिव का निशान बना देना प्लस का, या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप किस किस के बीच में, बिटवीन प्राइस ऑफ गुड वन, वाई जो मर्जी बोल लो, प्राइस ऑफ गुड वन एंड डिमांड फॉर गुड टू। अब एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में क्वेश्चन था कि गुड वाई का प्राइस बढ़ता है तो गुड एक्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो बताओ ये दोनों गुड्स कौन सी हैं। आप चुपचाप बता दोगे ये तो लव सर ने पढ़ाया था, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है जी, चलो जी, ओके रिपोर्ट है। इसके अलावा दोस्तों देखो मैं बता रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़नी है आपने, तो भैया वापिस आ जाओ। सब्स्टिट्यूट गुड्स कवर अप हो गई आपकी, अब आ गई है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसी हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बहुत स्पेशल है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर लाइक कि हम जिएंगे एक साथ और मरेंगे एक साथ। दो गुड्स का ऐसा जोड़ा जो काम में आए तो एक साथ आए, अलग अलग हो तो किसी काम का नहीं हो। जैसे कि मान लो कार है और उसमें डलने वाला फ्यूल है, फ्यूल कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल भी, डीजल भी, सीएनजी भी, बैटरी भी, कुछ भी हो सकती है। तो कार और पेट्रोल स्कूल में बहुत बड़ा एग्जांपल देते हैं कि भैया कार और पेट्रोल की बात हो रही है, कार और पेट्रोल की बात हो रही है, तो कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्योंकि अकेले पेट्रोल भी किसी काम का नहीं, किसी का घर जलाओगे क्या, है ना, पेट्रोल किसी काम का नहीं, और बिना पेट्रोल के या बिना फ्यूल के कार भी किसी काम की नहीं। तो ऐसा बोल देते हैं कार और पेट्रोल दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और तो और तुम देख लो मोबाइल फोन और उसकी बैटरी, बिना बैटरी के फोन नहीं चलेगा, है ना, और बैटरी खाली किसी काम की नहीं है। तो मोबाइल फोन और उसकी बैटरी वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। और बताऊं, पेन और रिफिल, पेन के अंदर रिफिल डलता है ना, सिक्का, तो पेन और रिफिल अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। पेन और इंक मत बोल देना, पेन और रिफिल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। रिफिल के अंदर इंक डलती है तो रिफिल और इंक ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल लो, नंबर 1 एग्जांपल बनेगा कार और पेट्रोल, नंबर 2 कार और डीजल, नंबर 3 कार और सीएनजी, व्हाटएवर यार, एक ही एग्जांपल मान लेते हैं इसको, आप कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बोल सकते हो आप मोबाइल फोन और बैटरी, तीसरा पेन और रिफिल, चौथा रिफिल और इंक। ठीक है, अब काफी सारी जगह पढ़ाते हैं टी एंड शुगर भी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जांपल है, टीचर और स्टूडेंट भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, वॉच और सेल, वॉच में भी सेल डलता है, राइट, लेकिन इन एग्जांपल में मत जाना, जो पहले मैंने शुरू में बताया वो काम की बात है तुम्हारी। तो दोस्तों ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में चाय, कॉफी, पेप्सी, माजा, थम्स अप, लिम्का तुमने पी ली है, तो अब क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। इसको डिफाइन करने के लिए मैं हरा रंग यूज करूंगा। तो दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, टुगेदर लिखो या लिखो जॉइंटली। दो जॉइंट होते हैं, एक जॉइंट वाला होता है, एक जॉइंट एक साथ होता है, तो ये एक साथ वाला जॉइंट है। ठीक है, मतलब दो गुड्स
जो एक साथ इस्तेमाल हो, अलग अलग किसी काम की ना हो, उन गुड्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया भैया, कार एंड पेट्रोल, मोबाइल फोन एंड उसकी बैटरी। तुम तो उल्टे पैर का जूता और सीधे पैर का जूता भी बोल सकते हो, लेफ्ट शू राइट शू, है ना, चप्पल भी बोल सकते हो। अब कोई बोल रहा है आलू समोसा, कुछ भी हो सकता है, मतलब ठीक है। ओके ओके जी। इसकी फोटो कैसी दिखती है भैया? ये कार के अंदर पेट्रोल डलता है, आपको इमेजिन कर रहे होंगे कि हाँ भाई एक साथ ही चलेंगे तो किसी काम के। पेन है और रिफिल है, ये पेन है, ये इसका रिफिल है, ये पेन है, ये इसका रिफिल है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जोड़े हैं बेसिकली, ये जोड़ा मतलब पेयर है, ठीक है। तो कुल मिला के बताऊं इसके बारे में एक चीज और, देखो जी, अगर मान लो दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मुश्किल करते हैं चीजों को। लिट्टी चोखा बोल रहे हैं बच्चे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। लिट्टी चोखा एक डिश होती है जो स्पेशली बिहार की डिश है और दिल्ली में मिलती है, मतलब हर जगह मिलती है। तो छोले भटूरे भटूरे बिना छोले के कैसे खा सकते हो? भटूरे किसके, पनीर के साथ खाओगे क्या? नहीं, छोले भटूरे भी हो गए, दाल बाटी चूरमा भी हो गया। खैर वो बातें ठीक है यार, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है जी। ज्यादा इमेजिन मत करो, पढ़ाई पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या, एक बच्चा बोल रहा है कि मैंने डायरेक्शन लिख दिया है। क्या डायरेक्शन लिख दिया उस्ताद? कुछ नहीं लिखा, ठीक है जी, ओके जी। हाँ जी, मान लो दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक का नाम वाई है, एक का नाम एक्स है। तो अब वाई की बात करते हैं। वाई मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, मान लिया पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो जाता है ना, तो लोग पेट्रोल वाली कार कम खरीदते हैं, ध्यान रखना। तो पेट्रोल महंगा हो गया तो डिमांड ऑफ कार, यानी कार को मैंने एक्स बोल दिया, वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो पेट्रोल सस्ता हो गया तो पेट्रोल की कार ज्यादा स्मूथ चलती है, तो लोग पेट्रोल वाली कार ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हाँ भाई अब तो पेट्रोल की कार खरीदेंगे। लेकिन पेट्रोल तो डे बाय डे महंगा होता जा रहा है, तो लोग कौन सी कार खरीद रहे हैं आजकल? पेट्रोल वाली कम खरीद रहे हैं, डीजल की खरीद लेंगे, सीएनजी की खरीद लेंगे, वो इलेक्ट्रिक कार खरीद लेंगे, ऐसा ही कर रहे हैं। अब बच्चा ये पूछेगा सर क्या ये उल्टा एग्जाम्पल भी सेट होता है? उल्टा मतलब मान लो कार महंगी हो जाए, तो कार महंगी होगी तो कार कम बिकेगी, कम बिकेगी, कम बिकेगी तो फिर पेट्रोल भी कम बिकेगा, जब क्वांटिटी ऑफ कार ही कम बिकेगी, राइट। अगर कार सस्ती हो गई तो कार लोग ज्यादा खरीद लेंगे, तो फिर पेट्रोल भी ज्यादा बिकने लग जाएगा। तो उल्टा पुल्टा एक दूसरे के साथ पूरा रिलेशन सेट होता है। यहां पर उल्टा रिलेशन है, यानी दोनों ना तो एक साथ बढ़ रहे हैं ना दोनों एक साथ गिर रहे हैं, ये अपोजिट चल रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है, एक गिर रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा ही है, ऐसे बोलते हैं ना। फिर इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलो या बोल दो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, एक ही बात है। कॉम्प्लीमेंट्स देयर इज उल्टा रिलेशन, देयर इज नेगेटिव, और तुम्हारा जो मन करे अपोजिट भी बोलते हैं इसको, और इसको इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, और इसको इनवर्स भी बोलते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग टीचर कुछ भी बोलते रहते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप है किस किस चीज के बीच में? बिटवीन एक का प्राइस यानी प्राइस ऑफ गुड वन एंड प्राइस ऑफ गुड टू, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। तुम इनवर्स बोलो नेगेटिव बोलो, सब कुछ मत लिखना, एक ही लिखना। ये मत सोचना ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। कुल मिला के आपसे मैं बात पूछता हूं, आपसे अगर बात पूछूंगा बताओ मुझे भैया, यहां पर लिख रहा हूं स्लाइस एंड माजा, ये क्या है? तुम बोलोगे सर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अच्छा जी, लेकिन मैं बोलूं आपको, अब स्लाइस और शूज ये सब्स्टिट्यूट है? नहीं नहीं, ये स्लाइस कोल्ड ड्रिंक है, शूज तो जूता है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है। जब दो गुड्स सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना हो तो इनको बोलेंगे ये अनरिलेटेड गुड्स हैं, इनमें रिश्ता ही नहीं है भैया, अलग अलग ही है, अनरिलेटेड गुड्स हैं ये, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स रिलेटेड हुई
एक दूसरे से मतलब रिश्ता रखने वाली हुई तो दो तरीके की हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव रिश्ता रखती हो तो उन्हें बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको हम सब्स्टिट्यूट्स बोल सकते हैं सिर्फ, या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्स बोल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जी। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है, सेट है मामला। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया आपको यहां पर टाइप्स ऑफ गुड्स सबसे पहले जाननी होंगी, और उस्ताद मेरे आप पढ़ चुके हो सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री। अब आते हैं नॉर्मल गुड्स पे। जैसे कि शब्द से पता लगता है नॉर्मल गुड्स हैं, तो नॉर्मली जैसा हो रहा होगा वैसी बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली प्राइस बढ़ता है तो लोग डिमांड कम करते हैं, है ना। तो बस ऐसी चीजें जो महंगी होने पर कम खरीदी जाती हैं। लगभग हर चीज नॉर्मली होती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल नहीं होती। नहीं होती तो फिर उनको आगे पढ़ाऊंगा। अभी तुम नॉर्मल बात तो समझो। जो प्राइस, देखो क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है तुम पहले नॉर्मल सिचुएशन समझो। नॉर्मल गुड्स पढ़ा रहा हूं तो नॉर्मल सिचुएशन समझो। नॉर्मली क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो लोग डिमांड कम करते हैं, मतलब कम खरीदना चाहते हैं उस सामान को। लेकिन प्राइस कम होता है तो लोग सामान ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। थोड़े बहुत केस हैं जिसमें ऐसा नहीं होता होगा, वो आगे पढ़ाऊंगा। या फिर एक बात और है जो बहुत नॉर्मल होती है, वो है इनकम। जब लोग ज्यादा अमीर होते हैं, इनकम बढ़ती है, तो भी वो डिमांड ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। अब भैया तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो ज्यादा माल खरीदोगे ना। और अगर इनकम कम हो जाती है तो गरीब होने पर लोग कम सामान खरीदना शुरू करते हैं। मैं यहां प्राइस को पी लिखता हूं तो इनकम को यार वाई लिखा करूंगा, वाई। वाई से ही इनकम को डिनोट करूंगा आपसे। बच्चा बोलेगा सर आई से क्यों नहीं करोगे? आई से ना इन्वेस्टमेंट को करते हैं, कोई रूल वूल नहीं है, आप जो मर्जी डिनोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यार आपको बेसिक बेसिक से मैं यहां पर बात बताऊं तो नॉर्मल गुड्स ऐसी गुड्स हैं जिसका प्राइस के साथ तो नेगेटिव रिलेशन है और इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है।
हाँ जी, तो वापस कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्राइस के साथ रिश्ता नेगेटिव, यानी हुज प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। देखो कितने आसान शब्दों में हम डेफिनेशन को समेट रहे हैं, कोई माइकल नंबर भी नहीं काट सकता। ठीक है, हुज प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव ऐसे लिख दिया, लेकिन इफेक्ट कैसा है? इनकम के साथ है, इनकम इज पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। ये डेफिनेशन कोई बोले अब एग्जाम भी दो भैया, एग्जांपल कुछ है, हर इंसान पे डिपेंड है कि उसका वो किस चीज ऐसा करता है। किसी को माथे पे नहीं लिखा कि मैं नॉर्मल हूं, तुमको प्राइस कम खरीदे रहे वो नॉर्मल है, जिसको तुम इनकम पे ज्यादा खरीदे वो। तो कुछ एग्जांपल लिख दो क्या बुक्स वगैरह में, दिस कह रहे बच्चे थोड़ा सा इंटरनेट कर लो प्लीज 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 प्लीज। तो इश्यू रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, फिर कंटिन्यू कर देते हैं क्लास को। आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे सारे बच्चे? हाँ जी, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पर नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका प्राइस के साथ इफेक्ट नेगेटिव होता है, यानी प्राइस के साथ नेगेटिव रिश्ता होता है, उल्टा रिश्ता होता है, और इनकम के साथ पॉजिटिव रिश्ता होता है। एग्जांपल में आप कुछ भी ले सकते हो जिसके साथ तुम ऐसा करते हो। व्हीट राइस मैंने बोल दिया यहां पर। तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। अभी तुम्हारे मन में कुछ डाउट चल रहे होंगे, वो डाउट भी रिजॉल्व होंगे, क्योंकि कुछ गुड्स ऐसी भी होती हैं जब हम अमीर होते हैं ना, जब हमारी इनकम बढ़ती है, तब हम उन गुड्स को कम खरीदते हैं। ऐसे क्या होता है भैया, इनकम बढ़ने पे तो हम डिमांड ज्यादा करते हैं ना, हाँ करते हैं नॉर्मली, लेकिन कुछ गुड्स के साथ ऐसा होता है कि इनकम बढ़ती है तो उन चीजों की डिमांड कम हो जाती है। कैसे? अब राजू की बात ले लो। राजू कहता है कि भैया मैं खा रहा हूं दाल, और इनकम बढ़ जाएगी तो मैं दाल नहीं खाऊंगा, मैं राजमा खाऊंगा, पनीर खाऊंगा। तो इनकम बढ़ने से उसने दाल की डिमांड कम कर दी। समझ रहे हो? राजू कह रहा है मैं अपनी सब्जी में डालता हूं अमचूर की खटाई, खटास के लिए, लेकिन इनकम बढ़ जाएगी तो टमाटर खाऊंगा। टमाटर महंगे हो रहे हैं ना, है? यानी जिन चीजों को बेसिकली आप कैसे समझोगे, मैं बात कर रहा हूं उन चीजों की जो नॉर्मल गुड्स नहीं होती, वो होती है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर का मतलब क्या होता है भैया? इंफीरियर का मतलब होता है घटिया सामान, घटिया गुड्स। जब तुम्हारी इनकम को वाई लिखा है बढ़ती है, तो बढ़ने के साथ साथ तुम अमीर हो रहे हो, तो घटिया चीजों को इस्तेमाल नहीं करोगे, अब करोगे हाँ भाई मोटी मोटी बढ़िया बढ़िया चीजें आंदे उसको खरीदेंगे। ठीक है, और इनकम कम होने के साथ साथ अगर तुम किसी चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हो, तो इनको बोलते हैं आपकी इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन सी हुई? जिनका इनकम के साथ उल्टा रिलेशन हुआ। तो इंफीरियर गुड्स आर those goods whose income effect is negative। समझो मेरी बात को। अब मुद्दे की बात यहां पर तुम्हें चेक करनी चाहिए। अच्छा, प्राइस के साथ क्या रिलेशन होता है इसका? इसका प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। अब यार जिस सामान को तुम खरीदते नहीं, मान लो तुम दूध खरीदते हो फुल क्रीम या फिर टोन्ड मिल्क, तो उससे भी नीचे की क्वालिटी का जो मिल्क आता है एक स्कीम्ड होता है, तुम उसको नहीं खरीदते। जिसको तुम खरीदते ही नहीं, तुम्हें घटिया लगता है, तो यार उसका प्राइस बढ़े या कम होए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब गरीब हो जाता है ना बंदा, तो उसको वही खरीदना पड़ेगा। नहीं, गरीब होते हैं तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी,
उसका प्राइस ऊपर नीचे जो मर्जी हो रहा है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए इस बात का बाबू, समझ रहे हो? इसका प्राइस से कोई रिश्ता ही नहीं होता। अब इसका एग्जाम्पल बोले तो इसके एग्जाम्पल सच में तो किसी भी इंसान के लिए कुछ भी हो सकता है, हर इंसान के लिए अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन बुक में दिए हुए हैं कोर्स ग्रेन। कोर्स का मतलब होता है मोटा, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, मोटा अनाज। बेसिकली तुम इसको खाते नहीं हो, आप तो गेहूं चावल ज्यादा खाते हो, लेकिन बाजरा, ज्वार, मक्का एटसेट्रा, JWAR लिखा है, ज्वार, ज्वार भी होता है गांव के अंदर, अगर किसी को नॉलेज ना हो तो, ठीक है। तो ये 4 चीजें हो चुकी है। अब आएंगे गिफेन गुड्स पे। भैया गिफेन गुड्स क्या होती है? गिफेन एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, रॉबर्ट गिफेन। ये कहते हैं जो ये गुड्स है, इसका रियल लाइफ में कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो। कुछ गुड्स बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, लाइक वो महंगी होगी तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। अब उसके गुड के ऊपर ने लिखा सिचुएशन हो सकती है ऐसी, और जब गरीब हो जाएगा बंदा तो उसको ज्यादा खरीदेगा। मतलब क्या चल रहा है? ये गुड्स नॉर्मल गुड्स की एग्जैक्टली उल्टी होती है। नॉर्मल गुड्स का प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन गिफन गुड्स होती है प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो इनकी डिमांड कम होगी। अच्छा जी। और नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन गिफन गुड्स कहती है इनकम बढ़ गई तो हम माल कम खरीदेंगे, और इनकम कम हो गई तो हम माल ज्यादा खरीदेंगे। ये तो इंफीरियर के साथ होता था ना? हाँ जी, ऐसा ही कुछ है, ऐसा है, इंफीरियर के साथ होता था, लेकिन इंफीरियर के ऊपर प्राइस का कोई रिलेशन नहीं होता था। तो जब दोनों बातें कंबाइंड होकर आएंगी तो उसको गिफन गुड्स बोलेंगे। तो गिफन गुड्स क्या हुई? गिफन गुड्स या दीज गुड्स आर दोज गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट कैसा है? प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है जी प्राइस इफेक्ट, ध्यान रखना। नॉर्मल गुड्स में नेगेटिव होता था, इंफीरियर में होता ही नहीं था। एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, ध्यान रखना, ऐसा इंफीरियर गुड्स में होता था। इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। काफी सारी बुक में इसको ऐसे डिफाइन नहीं किया हुआ, ऐसे बोला हुआ है कि गिफन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स होती हैं जिसका प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब उसको इंफीरियर ही बोल दिया। इंफीरियर बोलने का मतलब इनकम से उसका वो रिश्ता दिखा रहे हैं पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, राइट। तो काफी सारी बुक में लिखा हुआ है गिफन गुड्स आर द इंफीरियर गुड्स हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव, ऐसे बोला हुआ है। लेकिन मैं आपको दीक्षा मिश्रा, हाँ ठीक है समझ गई, ओके रिपोर्ट, मैं इसका आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके देता हूं। देखो कोई नहीं समझा पाएगा गिफन गुड्स, अच्छे अच्छे टीचर नहीं समझा पाते, बच्चे भी नहीं समझ पाते, ठीक है। तो आपको जरा यहां पर जबरदस्त लेवल की नॉलेज देने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं, और ये सिचुएशन रॉबर्ट गिफन ने एक्चुअली क्रिएट की थी। ये कहता है कि गुड्स गिफन जो होती है उसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता, एक कंडीशन के हिसाब से समझ सकते हैं। मान लो यहां पर एक बंदा ब्रेड खाता है, ब्रेड मतलब रोटी, ये इंग्लैंड के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। और उसके पास मीट भी है पेट भरने के लिए, लेकिन वो मीट नहीं खाता, वो ब्रेड खाता है, क्योंकि मीट बहुत महंगा है, समझ रहे हो। अब हुआ क्या? अब सिचुएशन कुछ ऐसी हुई, इस बंदे की इनकम बढ़ गई भाई, इनकम बढ़ गई, समझ रहे हो। ब्रेड आता था 10 रुपए का, मीट आता था 100 रुपए का, ठीक है जी। इसकी, ये ब्रेड खा रहा है, इसकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो ये मीट पे आ जाएगा, ब्रेड को छोड़ देगा, मीट पे आ जाएगा, ठीक है। और कह रहे हैं मीट का प्राइस भी बढ़ गया, मीट का प्राइस भी बढ़ गया, लेकिन कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ गई, तो भी वो मीट पे आएगा अगर उसकी इनकम कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हो, जो मीट को भी पार कर रही हो, मतलब बहुत ज्यादा पैसे आ गए इसके पास, तो वो मीट की डिमांड बढ़ा देगा, चाहे उसका मीट महंगा भी हो गया हो, चाहे 100 से मीट 110 का हो गया हो,
तब भी ऐसा कर देगा। तो इस केस में मीट गिवन गुड हो जाएगी, गिवन गुड हो जाएगी, गिवन गुड, ठीक है, क्योंकि इनकम के साथ इसका अच्छा, जरा ध्यान रखो, एग्जाम्पल में मिस्टेक है, एग्जाम्पल में मिस्टेक है दोस्तों, एग्जाम्पल दोबारा समझेंगे, अपने दिमाग से कंप्लीटली रिमूव कर दो इस चीज को, दोबारा रिफ्रेश कर लो दिमाग को, ठीक है। एक बार तुम्हें एक क्विज करा देता हूं ताकि दिमाग थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। एक क्विज का क्वेश्चन कर लो, उसका जवाब दो मुझे। चलो जी, ये लिखा है, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स डैश विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है? डिमांड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या सेम रहेगी, या इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं आपको इस बारे में। मैं देता हूं 45 सेकंड्स नहीं दूंगा, 30 सेकंड्स ही दूंगा, जल्दी से इसका जवाब देना शुरू कर दो, ठीक है। नहीं अवनी गुप्ता, डायमंड एग्जांपल नहीं हो सकता गिवन गुड्स का भाई। चलो जी, चलो चलो, नॉर्मल गुड्स के बारे में बात कर रहा है, नॉर्मल। अच्छा प्राची सिंह, थैंक यू सो मच। चलो जी, टाइम इज अप। तो भैया कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को ज्यादा करेगा, इंक्रीज, इंक्रीज इज द राइट आंसर। 1 के साथ जाएंगे और देखते हैं, लॉक कर देते हैं आंसर। अब यहां बच्चे डिक्रीज क्यों बोल रहे थे भाई? इनकम के साथ उल्टा रिलेशन इंफीरियर गुड्स का होता है, नॉर्मल का तो पॉजिटिव ही होता है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। तो मेक श्योर दैट कि आप सही बोल रहे हो। शुभांश, वंश, हर्ष, लाभ और आभास ने सही आंसर दिया। तो बच्चे थोड़ा दिमाग लगाओ भाई इसके अंदर, देख लो मैंने बताया भी था आपको। कहां गई नॉर्मल गुड्स? नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है भाई, और इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। अब मैं आपको गिवन गुड्स का एग्जांपल दे रहा था, दोबारा लो, चलो वही चीज। मीट है, अब जो वेज खाने वाले प्लीज एग्जांपल समझ लेना, खाना मत इसको, है ठीक है। और एक ब्रेड है, ब्रेड मान लो 10 रुपए की आती है, मीट मान लो 100 रुपए का आता है, ठीक है जी। दोनों का ही प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। ब्रेड 10 से 20 का हो गया और मीट 100 से 110 का हो गया, प्राइस दोनों का ही बढ़ा है, ठीक है। कितना ही प्राइस बढ़ सकता है। तो अब कंज्यूमर की यहां पर इनकम भी बढ़ गई, इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो कंज्यूमर ने इनकम बढ़ने के साथ साथ, इनकम बढ़ने के साथ साथ ब्रेड की जगह मीट खाना शुरू कर दिया, ब्रेड की जगह मीट खाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। ब्रेड की जगह मीट खाना शुरू कर दिया, तो इनकम बढ़ने से मीट की डिमांड ज्यादा हो गई, समझे। लेकिन इनकम बढ़ने से डिमांड किसकी कम हुई? ब्रेड की कम हुई ना। तो यहां पर ब्रेड की डिमांड इनकम बढ़ने से कम हो गई। तो यार यहां पर जिसकी डिमांड इनकम बढ़ने से कम हो जाए वो इंफीरियर गुड्स कहलाता है। ये यहां पर इंफीरियर गुड्स हो गई अभी तक तो। लेकिन जो बंदे अब ये सोचेंगे यार इनकम बढ़ी है लेकिन हम अभी भी मीट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, भाई मीट 100 रुपए का, ब्रेड सिर्फ 10-20 रुपए के, अमीर भी हुए हैं लेकिन फिर भी मीट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे? वो चाहे ब्रेड महंगी हुई है लेकिन फिर भी ब्रेड को ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इनकम बढ़ी है ना। तो यहां ब्रेड का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है। दिस इज कॉल्ड गिवन गुड। यहां पर ब्रेड बन जाएगी गिवन गुड। अगर दिमाग में रायता फैल रहा है, ये एग्जांपल समझ नहीं आ रहा तो रहन दो, क्योंकि तुमसे ना तो एग्जांपल पूछा जाएगा, ये एक बहुत स्पेशल सिचुएशन होती है, सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, समझो। चलो ठीक है जी, मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स करा दिए।
टाइप्स ऑफ गुड्स करा दिए, पांचों के पांचों करा दिए। अब मुद्दे की बात पे आ जाओ। मुद्दे की बात बहुत बेसिक बात है। मैंने यार जब मेरा पढ़ाने का पहला पहला साल था तो मैं क्लासरूम के अंदर बच्चों को समझा रहा था। मैं बच्चों को बोल रहा था, बच्चों अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है कमोडिटी की। मान लो कोई चीज महंगी हो गई तो लोग उसको कम खरीदते हैं। तो एक बच्चा उठा और बोला, नहीं सर, अगर कोई चीज महंगी हो गई और साथ में मेरी मान लो इनकम भी बढ़ गई तो मैं उसको कम नहीं खरीदूंगा। मैंने कहा हाँ यार आप तो सही बोल रहे हो, लेकिन हम एक काम करते हैं, मैं बोल रहा हूं जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाएगी, तुम्हारी इनकम को हम ये मान के चलते हैं कि इनकम तुम्हारी कांस्टेंट है, सेम है, मतलब जितनी थी उतनी है, वो नहीं बढ़ रही। अच्छा जी। फिर दूसरा बच्चा बोला, चलो ठीक है सर, प्राइस बढ़ रहा है, इनकम मेरी चेंज नहीं हो रही, मान लो कांस्टेंट मान लिया आपने, लेकिन जिसका प्राइस बढ़ रहा है मैं उसको ज्यादा खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे टेस्टी लगती है, वो चीज बहुत पसंद है मुझे। मैं कह रहा हूं ये भी मान लो कि तुम्हारा टेस्ट भी नहीं बदल रहा, टेस्ट भी सेम है, तो प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है। तो बच्चे फिर बोल रहे सर ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम कैसे होगी, मेरे साथ पास तो बहुत सारी सिचुएशन है। मैंने बोला उसको, आप जो जो सिचुएशन सोच सकते हो, तुम्हें टेस्टी लग रही है, तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, उन सब फैक्टर्स को, फैक्टर्स मतलब उन सब चीजों को हम कांस्टेंट मानते हैं, यानी कुछ नहीं बदल रहा, कुछ नहीं बदल रहा। तो अब बोलो आप, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होगी नहीं होगी? बच्चा बोल रहा हाँ अब तो कम होगी। अगर तुम बोल रहे हो कि कुछ नहीं है ना, इनकम चेंज हो रही है, तो बेसिकली नॉर्मल लेवल पे बोला जाता है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है अगर तुम्हारी इनकम वगैरह यानी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हो, ठीक है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। जो जो तुम इसके अलावा सोच सकते हो वो सारी सोचने वाली बातें हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक लाइन लिखी जाती है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में राजा लाइन आएगी, लाइन लिखी जाती है, ऐसा बोलते हैं प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है। तो हम ये बोल देते हैं देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी या प्राइस ऑफ ऑन गुड, ऑन मतलब खुद गुड का प्राइस, ठीक है, प्राइस ऑफ ऑन गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब वो क्वांटिटी जिसको हम डिमांड कर रहे हैं, जिसको हम खरीदना चाह रहे हैं। उल्टा रिलेशन है ना। इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट एज प्राइस राइज डिमांड फॉल्स, एज प्राइस फॉल्स डिमांड राइज, ऐसा होता है ना। मैंने ये लाइन लिख भी दी थी जब शुरू में पढ़ा रहा था। बच्चों ने बोला सर इस लाइन को ना क्लियर करो। मैंने बोला क्यों? कह रहे लिखो तो सही, आप बोल तो रहे थे कि इनकम और टेस्ट वगैरह वो सब कांस्टेंट रहेंगी, दूसरी बातें जो हमारे दिमाग में हलचल मचा रही है। तो मैंने पूरी बात लिखी, हाँ मैंने कहा हाँ भाई बात जरूरी है। तो मैं यहां लिखता हूं इफ अदर फैक्टर्स या अदर थिंग्स कुछ भी लिख दो, आर रिमेन्स क्यों लिख रहे हो? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट या फिर सेम, कुछ भी वर्ड यूज कर लो, या अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट, कुछ भी लैंग्वेज यूज कर लो। तब क्या होता है? देन उसके बाद, देन का मतलब तब, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। हर एक बच्चा इस बात को मानता है। मैं टेबल बना के अगर ये बताना चाहूं कि कोई कमोडिटी का प्राइस 10 से 20 हुआ तो आप अपनी मर्जी से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो मर्जी दिखा दो, 100 से 50 दिखा दो। तो ये बात बोलना चाह रहा हूं। या फिर ये बात तुम मान लो किसी का प्राइस कम हो गया 10 से 5 तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, 100 से 200 हो जाएगी। ये तो मैं अपनी मर्जी से इमेजिन करके कोई भी वैल्यू ले रहा हूं, आपके ऊपर भी कोई डंडा नहीं है, आप जो मन करो वो वैल्यू ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस ये दिखा दो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। ये बात सच है या नहीं है? हां जी ये बात सच है। तो जो भी इकोनॉमिक्स में सच्ची बात फैक्ट की तरह काम कर रही है उसको बोलते हैं कानून यानी लॉ,
और दिस लाइन इज कॉल्ड, ये जो लिखा है मैंने इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। भैया लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्या लिखोगे, आपकी लाइन बनेगी यहां से, लिखेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ ये बात स्टेट करता है कि अगर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो प्राइस और डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन है। इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज भी कर देता हूं क्योंकि मुद्दे की बात यही है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया लॉ ऑफ डिमांड। अगर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो आप ऐसा लिख दोगे कि प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती है, इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। टीचर नंबर 0 देगा, क्योंकि आपको यहां पर मेजर लाइन जो ध्यान रखनी है वो है इफ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये लाइन ध्यान रखनी है क्योंकि आपको क्लियर बोलना है कि प्राइस के अलावा जो जो तुम्हारे दिमाग में हलचल चल रही है उसको कांस्टेंट मानो, फिर प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। स्नेहलता, पॉजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं? जब दो चीजें एक साथ बढ़े या दो चीजें एक साथ गिर जाएं तो उन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन किसको बोलते हैं? एक बढ़े दूसरी कम हो, या एक कम हो दूसरी बढ़े, जब उल्टी चलती हैं दो चीजें तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। और एक कंट्री है यूरोप में, ग्रीस कंट्री की लैंग्वेज में इस पूरी लाइन को जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, इस पूरी लाइन को एक फ्रेज में खत्म कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं सेटरिस पैरिबस। सेटरिस पैरिबस, कितना अच्छा लग रहा है ना बोलना। सेटरिस पैरिबस का मतलब होता है अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, आ सकता है एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। ये ग्रीक लैंग्वेज है, तुम्हारी बुक में दी हुई है इसलिए मैंने बता दी। अब भैया एक बात और बनती है कि सर ये अदर बातें कौन सी होती है, मतलब यार इनकम विनकम क्या क्या चीज डिमांड को बदल सकती है। देखो प्राइस डिमांड को बदल सकता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो सकती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ सकती है। प्राइस के अलावा और कौन सी चीज है जो डिमांड को बदल सकती है, तो उसकी लिस्ट है मेरे पास। जो जो चीजें डिमांड को कम ज्यादा कर सकती हैं उन्हें बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी या डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? प्राइस ऑफ ऑन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। ये मैंने लिखे हुए हैं। आपको याद कैसे होंगे? मेरे पास स्पेशल ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा, यहीं के यहीं याद करा के भेजूंगा, ठीक है। पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। दोस्तों पॉपुलेशन को मैं बताऊंगा नंबर ऑफ बायर्स भी लिखता हूं या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी लिखता हूं। अब एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं, सारे फैक्टर को। ये पेपर का 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 6 फैक्टर हैं, इसके अलावा और भी होंगे, और भी बता दूंगा आपको, ठीक है। प्राइस कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को? प्राइस को तो यहीं क्रैक कर लेते हैं। ऐसा बोलते हैं जब किसी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब किसी का प्राइस कम होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है। पेपर में आएगा एक्सप्लेन करो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो पहला फैक्टर लिखोगे प्राइस ऑफ ऑन गुड, तो लिख देंगे देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, व्हेन प्राइस राइज डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइज। लिख दो, पॉइंट ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा टाइम चाहूंगा। यहां पर यहां लिख रहा हूं दोस्तों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये क्या है? अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था रिलेटेड गुड्स दो तरीके की होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको कॉम्प्लीमेंट्स लिख सकता हूं। ये हैंड रिटन नोट्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी आपको। तो ऐसा बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है। यहां एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग कार कम खरीदेंगे, फिर यानी एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, तो एक के प्राइस और दूसरे की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन हुआ, ठीक है जी। अब बात क्रैक करना जरा। प्राइस ऑफ ऑन गुड मतलब खुद का प्राइस बढ़ेगा तो खुद की डिमांड कम होगी, ये प्राइस ऑफ ऑन गुड है, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब वो गुड्स जो आपस में रिलेटेड है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा, इसकी तो डिमांड कम होगी, लेकिन इसका प्राइस बढ़ने से दूसरे की भी डिमांड बढ़ जाएगी। पेप्सी महंगी हुई, चाहे पेप्सी को कोई ना खरीदे, लेकिन कोक खरीदना शुरू कर देंगे, राइट।
और यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है जी, चलो जी 2 पॉइंट हो गए। थर्ड वाले पे पहुंचते हैं, इनकम ऑफ द बायर। इनकम कैसे तुम्हारी डिमांड को बदल देगी? इनकम में भी खतरनाक एक्सप्लेनेशन है भाई। देखो जी, इनकम की अगर बात करो, इनकम ऑफ द बायर या इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, कुछ भी पॉइंट लिख लो। इनकम को मैं वाई मान के चलता हूं, ठीक है जी। ऐसा बोलते हैं भैया ये डिपेंड करता है, अगर तुम बात कर रहे हो नॉर्मल गुड्स की तो इनकम के बढ़ने पे डिमांड बढ़ेगी, और वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी पॉसिबल है, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, यानी पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन अगर गुड्स इंफीरियर हुई, यानी घटिया गुड्स हुई, तो इनकम बढ़ने पे लोग इसको नहीं खरीदेंगे, घटिया गुड्स है इसलिए, एक बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी, तो नेगेटिव रिलेशन है। जब ये आएगा कि इनकम ऑफ द बायर डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है, आप लिखोगे जब हम अगर इनकम की बात करें तो इनकम नॉर्मल गुड्स के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होती है और इंफीरियर गुड्स के साथ नेगेटिवली रिलेटेड होती है। गिवन का जिक्र नहीं करना, ठीक है। पेपर में इनकम को जब जब एक्सप्लेन करोगे आपको दोनों बताने पड़ेंगे, ठीक है जी। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट मतलब तुम्हारी पसंद, और प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता, तुम किसको पहले चाह रहे हो, ठीक है। चाहना, पसंद और चाहना बेसिकली सेम सी बात है। तुम जिस चीज को ज्यादा पसंद करते हो उस चीज की डिमांड ज्यादा करोगे, जिसको पसंद नहीं करते उस चीज की डिमांड कम पसंद करोगे। तो ऐसा बोलते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो किसी कॉमोडिटी के लिए तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल हो सकते हैं। फेवरेबल मतलब आपकी फेवरेट चीज है, आप उसको पसंद करते हो, या फिर किसी चीज के लिए वो अनफेवरेबल होते हैं। अनफेवरेबल मतलब आपको पसंद नहीं है, आप उसको फेवर नहीं करोगे, नहीं चाहिए आपको। तो जिस चीज को आप पसंद करते हो उसकी डिमांड ज्यादा करोगे, जिसको आप पसंद नहीं करते हो उसकी डिमांड कम करोगे। अगर आपको सलमान खान पसंद है तो उसकी मूवी देखने जाओगे, नहीं पसंद है तो नहीं देखने जाओगे। सनी देओल पसंद है तो गदर 2 देखोगे, नहीं पसंद तो गदर 2 नहीं देखोगे, समझ लो। तो ये चीज है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्यों? टेस्ट बढ़ा मतलब फेवर हुआ तो तुमने डिमांड बढ़ा दी, टेस्ट कम हुआ तो डिमांड कम हो गई। अब ये टेस्ट बदलते क्यों हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे टेस्ट क्यों बदलते हैं। यार किसी के रीति रिवाज यानी कस्टम एंड ट्रेडिशंस को देखकर टेस्ट बदल जाता है। किसी का फैशन को देख के टेस्ट बदलता है। जैसे कि पहले लोग कुछ और कपड़े पहनते थे, धोती लुंगी उंगी, ठीक है। अब देखो जीन्स पैंट वगैरह, फैशन को देख के मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को देख के लोग अपना टेस्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फैशन, टेक्नोलॉजी, रीति रिवाज, या कोई त्योहार, स्पेशल डे भी हो सकता है। जैसे कि दिवाली पे तुम्हें बम की डिमांड चाहिए, बम मतलब क्रैकर्स, बम नहीं, ठीक है। किसी भी फेस्टिवल पे तुम्हें मिठाई विठाई भी चाहिए, ये होता है ना। तो यशी टेस्ट एंड प्रेफरेंस तुम्हारी पसंद नापसंद के ऊपर है। जो चीज तुम्हें पसंद है तुम उसकी डिमांड ज्यादा कर दोगे, जो पसंद नहीं है उसकी डिमांड कम कर दोगे। दैट्स इट, ऐसा ही होता है नॉर्मली, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं उस्ताद, और आगे मैं आपको कराऊंगा। कितने फैक्टर हो गए, कितने हो गए कालिया? 4 हो गए। 5वां है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को नंबर ऑफ कंज्यूमर भी बोलेंगे। 2 फैक्टर और कराऊंगा। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को मैं शॉर्ट में पॉपुलेशन ऐसे लिख दिया, या आप इसको नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट भी मान के चलो। ऐसे लिखते हैं हम बायर्स। कहते हैं नंबर ऑफ बायर्स अगर मार्केट में ज्यादा हो जाएंगे खरीदने वाले, तो मार्केट में टोटल डिमांड यानी मार्केट की टोटल डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ये ओवरऑल डिमांड की बात हो रही है इस पॉइंट में। अगर नंबर ऑफ बायर कम हो गए, कम बंदे हैं माल खरीदने वाले, तो टोटल डिमांड कम हो जाएगी। तो यहां लोग बढ़े, जनता बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी तो डिमांड बढ़ेगी, जनसंख्या कम तो डिमांड कम। तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया भैया, ठीक है जी। अगला लिखा है, लास्ट वाला 6 नंबर का पॉइंट है, एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीदें। उम्मीद कर रहे हो तुम प्राइस के बारे में कुछ, किस चीज की एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस
कब? इन नियर फ्यूचर। ध्यान रखना, पूरा पॉइंट लिखना है आपको, सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं लिखना, और यहां फ्यूचर लिख के कोई नहीं आएगा, नियर फ्यूचर पूरा लिखना है। नियर फ्यूचर का मतलब होता है कल परसों। फ्यूचर का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कुछ भी हो सकता है। देखो तुम्हें उम्मीद है, उम्मीद कुछ भी हो सकती है। एक्सपेक्टेशन दोस्तों ये लगता है कि नियर फ्यूचर में कुछ महंगा हो जाएगा, नियर फ्यूचर का प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे कि मुझे अगर पता लग गया कि कल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, तो मैं आज रात को अपनी बाइक की टंकी फुल करा लूंगा, यानी पेट्रोल खरीद लूंगा। तो जब भी तुम्हें लगता है कि कुछ महंगा होगा भविष्य में, तुम अभी प्रेजेंट में यानी करंट में उसकी डिमांड ज्यादा कर लेते हो, है ना। एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ गया, पॉजिटिव रिलेशन हुआ भाई यहां पर। अगर तुम्हें लगता है कि कल कुछ सस्ता हो जाएगा, कल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, मुझे पता है, तो मैं आज क्यों पेट्रोल डलवाऊंगा, कल ही डलवाऊंगा यार। इमरजेंसी वाली बात फिर अलग है, लेकिन नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। तो यहां भविष्य का प्राइस बढ़ेगा तो आज प्रेजेंट डिमांड मैं बढ़ा दूंगा। भविष्य में अगर प्राइस कम होगा तो मैं भविष्य में खरीदूंगा ना उसको, आज नहीं खरीदूंगा। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है दोस्तों, आपको अगर याद करने हैं ये फैक्टर्स, तो मेरे पास लाजवाब टेक्निक है आपको याद कराने की। आप इसको याद करो ऐसे, TIPPER, ये लिख दिया टिप्पर। ये 6 के 6 फैक्टर है। कैसे? लव सर बताएंगे ऐसे। टी का मतलब हो गया दोस्तों टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फेवरेबल होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, अनफेवरेबल होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है जी, प्रेफरेंसेस। चलो जी, आई का मतलब होता है इनकम ऑफ बायर। इनकम की बात करें तो नॉर्मल गुड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन, इंफीरियर गुड्स के साथ नेगेटिव रिलेशन, दोनों बातें बतानी पड़ेगी। पी कौन है? पी का मतलब भैया पॉपुलेशन, समझे? पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ बायर्स। जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी डिमांड बढ़ जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन है। और अच्छा, इस पे दोबारा क्यों मैंने कर दिया काम। ठीक है जी, अगला पी। अगला पी का मतलब प्राइस है, जो शुरू में लिखा था, प्राइस ऑफ द गुड इटसेल्फ, या प्राइस ऑफ ऑन गुड बोल दो इसको। ये ई का मतलब लास्ट वाला पॉइंट है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। और आर का मतलब रिलेटेड गुड से रिलेटेड बात की है, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है। आप प्लीज इसको ध्यान रखना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, इसलिए मैंने आर लिखा है। आर लिखा है तो इसलिए आर का रंग भी आर अलग कर देता हूं, इसलिए आर है। ठीक है जी। अब टेस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस के साथ डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, पॉपुलेशन के साथ पॉजिटिव होता है, एक्सपेक्टेशन के साथ पॉजिटिव होता है। इनकम और रिलेटेड गुड में तुम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर दो दो टाइप हैं। रिलेटेड में सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव, इनकम में नॉर्मल में पॉजिटिव, इंफीरियर में नेगेटिव। तो ये चीज ध्यान रख लेना, आपके काम की है। लेकिन कुछ और भी चीजें ऐसी हैं जो डिमांड को बदल देती है, जैसे कि एक इलाके में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, किस हिसाब से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब लोगों की इनकम लगभग बराबर बराबर है, तो वहां पर जो भी कॉमोडिटी वो खरीद रहे होंगे उसकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर लोगों की इनकम बहुत अप डाउन है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो कोई भी कमोडिटी हो उनकी डिमांड थोड़ी थोड़ी होगी, क्योंकि कुछ गरीब हैं तो वो थोड़ी सी मतलब एक सस्ती चीज़ों को खरीदेंगे, कुछ अमीर है तो महंगी चीज़ों को खरीद लेंगे। तो कोई भी चीज़ है लेकिन डिमांड उनकी कम हो जाएगी, राइट। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सारी उसमें लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, ठीक है। कई जगह लिखा है मौसम के हिसाब से डिमांड बदलती है, क्लाइमेट के हिसाब से, यानी अगर मौसम सर्दियों का आ गया तो गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर गर्मियों का मौसम है तो कच्चे बनियान बिकने शुरू हो जाएंगे, मतलब लोग चड्डी में और बनियान में घूमेंगे। एग्जाम्पल है, मतलब खुली हवादार कपड़े ज्यादा पहनेंगे लोग गर्मियों में, राइट, है ना। ऐसा भी मौसम के हिसाब से भी डिमांड बदलती है, ठीक है। आप प्रियांशु तिवारी, टैक्स और सब्सिडी का मैटर नहीं है यहां पर, वो सप्लाई के अंदर होता है। सप्लाई वाला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब वहां करना उसको, ठीक है जी। तो ये कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग थे, जिसमें 6 बहुत इंपॉर्टेंट थे, उसके अलावा मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों आ जाऊंगा आपके लिए क्विज पे। क्विज करानी है भैया, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जी, पहले तो मैं कराऊंगा आपको। लिखा है व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर। जब 2 या 2 से ज्यादा गुड्स की डिमांड एक साथ होती है, मतलब जॉइंटली तुम उसको खरीद रहे हो, तो उनको क्या बोलेंगे। जैसे कार और पेट्रोल खरीद रहे हो,
एक साथ ही खरीद रहे हो, पेन और रिफिल भी एक साथ खरीद रहे हो, क्या बोलेंगे उसको? उनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहां पर कहीं नहीं लिखा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड एक साथ होती है ना, एक साथ को जॉइंट बोलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड को जॉइंट डिमांड बोलेंगे। वन आंसर होगा यहां पर। ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, मुश्किल क्वेश्चन काफी सारी किताब में लिखा हुआ है, मैंने कहा चलो इसको डिस्कस ही कर लेता हूं। ठीक है जी, आपसे जो मुझे पूछना है एक ये, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड एक क्या बात स्टेट करता है कि कैसा पॉजिटिव नेगेटिव कैसा रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड? इनवर्स, पॉजिटिव, प्रोपोर्शनल, नन ऑफ दिस। आपको दिमाग लगाना है, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हो ही जाएगा आसानी से, बहुत इजी लेवल का लप्पू क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन है ये। तो रहा आपको पता है कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जो है प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है। नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्स, तो आंसर वन इज राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने सही दिया। आभास, वंश, सिद्धार्थ, अंकित और तापेश्वर पाल, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन और बता दो, सेटरिस पेरिबस का मतलब क्या होता है? होल्डिंग सप्लाई कांस्टेंट, मतलब सप्लाई को कांस्टेंट मानना, या डिमांड को कांस्टेंट मानना, या प्राइस को कांस्टेंट मानना, या अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना? क्या होता है ये? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक फ्रेज है, इसका मतलब मुझे बता दो, बता दो बता दो बता दो। लप्पू का मतलब बाबू इजी होता है। सुभांशु बहुत बढ़िया। सुभांशु जी कह रहे हैं अगर ये क्वेश्चन लप्पू सा है तो हम क्या करें, इसको सचिन को दो ना। अगली क्लास में आपको कराऊंगा मैं फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, बहुत सारा माल मसाला इस चैप्टर का रह गया है। ठीक है, वो सब अगली क्लास के अंदर कवर अप करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में जो कराया था वो, अब सेटरिस पेरिबस का मतलब अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, तो फोर्थ वाला इज द राइट आंसर। ठीक है, और ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, सिद्धार्थ, अभिषेक, हनी, आभास, इशिता, वेरी गुड गाइस। देखो दोस्तों, अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन एनी थ्री डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है फैक्टर अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये आ गया। तो 6 होते हैं, TIPPER होते, इसके अलावा भी है, मेन 6 हैं। अब कौन से एक्सप्लेन करोगे इसमें? कोई भी 3 कर दोगे? आपको राय दे रहा हूं, टेस्ट वाला कर देना, प्राइस वाला कर देना, पॉपुलेशन वाला कर देना, या एक्सपेक्टेशन वाला कर देना। इनकम और रिलेटेड गुड को लिखने से बचना। क्यों? इनकम के अंदर ना ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, इंफीरियर और नॉर्मल भी लिखना पड़ता है, रिलेटेड गुड में भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, उसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री भी लिखना पड़ता है। तो यार आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वो फैक्टर लिखना जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको कम लिखनी पड़े, बस ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि एक स्मार्ट बच्चे होते हैं। देखो, एक पॉइंट का आपको अगर 1 नंबर है तो 1 ही नंबर मिलेगा, 2 नंबर है तो 2 ही नंबर मिलेंगे। आप ऐसा पॉइंट चूज मत करना जहां पर आपको ज्यादा रायता फैलाना पड़ जाए यार। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आज की क्लास में दोस्तों। फाइनली थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, अगली क्लास में देखेंगे अगर ये कंप्लीट हो जाए तो, फिर उसके बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी करेंगे, एंड सो ऑन चैप्टर्स हम आगे करते रहेंगे। तो आज की क्लास में बस आपका अब चाहिए मुझे लव यू वाला प्यार एवरीवन, आई लव यू एवरीवन। और बच्चों को एक बार दिखा देता हूं मैं लीडर बोर्ड क्या है आज का। तो नंबर 1 पे रहे वंश, फिर आभास, फिर जायद, फिर ड्रेक, फिर श्रेया, फिर लाभ, फिर हर्षित, फिर प्रज्ञा, फिर हर्ष, फिर भूमि कपूर। तो दीज आर द टॉप 10 टैपर्स,
टॉपर्स, टैपर्स नहीं, ठीक है। और फिर आज की क्लास में बाय बाय कर देते एक बारी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।